हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलाई की। तो पल्मोनरी एम्बोलाई में देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस बाय फॉरेन मटेरियल दैट ओरिजिनेट एल्सवेयर। ठीक है, तो ये बताया गया कि पल्मोनरी एम्बोलाई में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी या इसकी ब्रांच में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसमें या इसकी ब्रांचेज, ये जो माइनर इसकी ब्रांचेज हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगा, ये बताया गया। और यूजुअली थ्रम्बस, तो मोस्टली ये थ्रम्बस से ही होता है। और उसके बाद फिर क्या है, दैट ओरिजिनेट एल्सवेयर, और ये जो ब्लॉकेज हो रहा है जिसकी वजह से, ये कहीं और से ओरिजिनेट होंगे। ये हो गया, यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि कहीं और से सिस्टमिक सर्कुलेशन से या कहीं और से ओरिजिनेट होके ये आएंगे और यहाँ पे ब्लॉकेज कॉज करेंगे। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या है, अफेक्टेड एल्वलाई आर वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज्ड। तो जो अफेक्टेड एल्वलाई होगी, मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो उसकी वजह से ये वाली एल्वलाई क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। ये वाली अफेक्ट हो गई। तो इन दोनों में ये देखिए, ये वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि देखिए ये जो है एयरवे, ये बिल्कुल सिक्योर है। तो एयरवे सिक्योर होने की वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, लेकिन परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड इधर से इधर नहीं आ पाएगा। तो इसी वजह से इन दोनों एल्वोलाई में क्या हुआ कि वेंटिलेशन तो होगा लेकिन परफ्यूजन नहीं होगा। वही यहाँ बताया गया कि अफेक्टेड एल्वोलाई आर वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज्ड, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो जो होगा ये मिसमैच हो जाएगा। और फिर इसका फीचर की बात की जा रही है, तो मे प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट डिस्निया। ठीक है, सडन ऑनसेट डिस्निया देखने को मिलेगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोक्सीमिया और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये सारे फीचर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि लार्ज एम्बोलाई और सडल एम्बोलस में कॉज सडन डेथ ड्यू टू क्लॉट प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम फिलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंक्रीज राइट वेंट्रिकल साइज फर्दर कंप्रेसिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर लार्ज एम्बोलस या सडल एम्बोलस है तो उसकी वजह से डेथ हमको देखने को मिलेगा, मे कॉज सडन डेथ। और सडन डेथ क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान ले क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, बहुत बड़ा क्लॉट यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन से आया और यहाँ पे आके रुक गया। अब जब यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो देखिए पूरी पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉक होने की वजह से इधर ब्लड नहीं जा रहा है, ना इधर ना इधर, तो यहाँ पे ब्लॉकेज है। यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से इधर और इधर दोनों तरफ ब्लड नहीं जा रहा है। यानी अब क्या हुआ, जब इधर ब्लड नहीं जाएगा तो ये वापस जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा था और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड देखिए, ये पूरा सर्कुलेशन रुक जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो था, ये पूरी फिलिंग रुक जाएगी, यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा। वही यहाँ बताया गया कि ड्यू टू क्लॉट प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम फिलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ब्लड आगे जाएगा नहीं, इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फिल नहीं हुई, पहली बात। एंड इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर साइज, और जब यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि जब यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ब्लड इधर भी नहीं जाएगा, इस वजह से राइट वेंट्रिकल की साइज जो होगी ये बड़ी होने लगेगी, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा फिल होने लगेगा, क्योंकि इधर से ब्लड आ रहा है। तो जब इसकी साइज बड़ी होगी तो ये कंप्रेस करने लगेगी लेफ्ट वेंट्रिकल को। एक तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में इधर से ब्लड आ नहीं रहा है, वैसे ही छोटी है, इसमें ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा है, और जब ये बड़ी होगी तो बड़ी होने की वजह से इसको कंप्रेस करेगी, इसकी वजह से और ज़्यादा ये छोटी होती चली जाएगी। इसी वजह से हमको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है कि जो सर्कुलेशन होता है हमारे, उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज आने की वजह से सर्कुलेशन हमारा इम्पेयर हो जाए। तो जब इम्पेयरमेंट होगा तो उस वजह से शॉक हुआ, उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो यही इस लाइन में बताया गया कि लार्ज एम्बोलाई या सडल एम्बोलस जो है ये डेथ कॉज कर देगी। और वजह क्या बताया गया कि इस क्लॉट की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं हो पाएगी और राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा फिल होगी, पहला ये होगा। और फिर जब राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा फिल होगी तो ये बड़ी होने लगेगी, बड़ी होने की वजह से देखिए ये छोटी होने लगेगी, और ये जब छोटी होगी तो इसमें प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्पेस कम हुआ, तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा था वो भी नहीं आ पाएगा। इस वजह से ये एम्बोलाई जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कॉज करेगा, यही इस लाइन में बताया गया। और यहाँ पे देखिए ये दिखाया भी गया है, ये देखिए लार्ज एम्बोलस, ठीक है। और ये लार्ज एम्बोलस मोस्टली जहाँ पे बाइफर्केशन होता है वहीं पे जाके ब्लॉक होती है, क्योंकि इधर देखिए इधर डायलेट है और इधर देखिए यहाँ पे फिर ये नैरो हो जाती है, तो यहीं पे इसका लार्ज एम्बोलाई का फॉर्मेशन होता है, मीन्स यहाँ पे आके स्टक होती है और आगे पूरा सर्कुलेशन रोक देती है, ये हुआ। और उसके बाद फिर डायग्नोसिस की बात की गई, तो देखिए सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टेस्ट ऑफ चॉइस की हम बात करें तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या टेस्ट ऑफ चॉइस है। और इसमें क्या होगा, लुक्स फॉर फिलिंग डिफेक्ट, तो इसमें फिलिंग डिफेक्ट हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये
और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि ईसीजी से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ईसीजी में हमको क्या देखने को मिलेगा, साइनस टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। साइनस टेकिकार्डिया के साथ साथ लेस कॉमनली हमको S1Q3T3 ये देखने को मिलेगा, ठीक है। S1Q3T3 एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता है कि प्रोमिनेंट एस वेव हमको देखने को मिलती है। देखिए ये S1 यानी फर्स्ट लीड में प्रोमिनेंट S1 देखने को मिलेगा, और Q3 यानी थर्ड लीड में हमको Q वेव देखने को मिलेंगी, और इसी थर्ड में हमको इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी। तो ये हमको देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में S1Q3T3। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। और उसके बाद फिर ये बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ ज़ेन। तो लाइन ऑफ ज़ेन क्या होता है, तो लाइन ऑफ ज़ेन का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें पता लगाते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई, तो जब डेथ हो गई तो डेथ के बाद मान लो यहाँ पे हमको एम्बोलाई का फॉर्मेशन दिखा, तो एम्बोलाई यहाँ पे हमको दिख रही है डेथ के बाद। तो अब हमको ये पता लगाना है कि ये इस एम्बोलाई की वजह से डेथ हुई है या डेथ के बाद ये एम्बोलाई का फॉर्मेशन हुआ है। इसी में ये लाइन ऑफ ज़ेन का काम होता है। तो लाइन ऑफ ज़ेन पहले होती क्या है, तो देखिए इंटरडिजिटेटिंग एरियाज ऑफ पिंक एंड रेड। तो पिंक और रेड इंटरडिजिटेटिंग एरिया होता है। तो देखिए ये पिंक एरिया है और ये देखिए ये रेड एरिया है, ठीक है। ये सेक्वेमस सेल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये हुआ, तो ये पाया किस में जाता है, फाउंड ओनली इन थ्रोम्बाई फाउंड बिफोर द डेथ। अगर डेथ से पहले थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हुआ है तभी ये हमको लाइन ऑफ ज़ेन ये वाला हमको फीचर देखने को मिलेगा। तो अगर हमको मान लो यहाँ पे एम्बोलाई दिखा और फिर उसके बाद हमको जब हम उसके हिस्टोलॉजी देखें और हिस्टोलॉजी में हमको लाइन ऑफ ज़ेन मिल गया, तो ये पता चला कि थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन ये डेथ से पहले हुआ है। लेकिन अगर लाइन ऑफ ज़ेन नहीं मिला तो हम जान जाएंगे कि डेथ के बाद यहाँ पे थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हुआ है। यही इसका काम है। और ये जो पिंक एरिया होता है इसको हम लाइट एरिया भी बोलते हैं, और ये जो रेड एरिया होता है इसको हम डार्क एरिया भी बोलते हैं। और पिंक वाला एरिया ये बनता है प्लेटलेट और फाइब्रिन से। देखिए पिंक वाला एरिया जो है ये प्लेटलेट और फाइब्रिन की वजह से बना, और रेड वाला एरिया जो होता है ये बनता है आरबीसी की वजह से। यही यहाँ पे बताया गया। और यही देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि हेल्प डिस्टिंग्विश प्री एंड पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बाई, कि ये थ्रोम्बाई का जो फॉर्मेशन हुआ है ये प्री मॉर्टम है या पोस्ट मॉर्टम है, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में देखिए एंटी कोगुलेशन हम देंगे। एंटी कोगुलेशन में हिपेरिन दे सकते हैं और डायरेक्ट थ्रोम्बिन या फैक्टर 10A इनहिबिटर। तो फैक्टर 10A इनहिबिटर जब हम देंगे तो तुमको मालूम है, देखिए फैक्टर 10A जो होता है ये, तो फैक्टर 10 ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का ये जंक्शन होता है, समझो यहीं पे आके दोनों पाथवे कॉमन हो जाते हैं। तो जब इसको हम रोक देंगे तो ना इंट्रिंसिक पाथवे से कोगुलेशन होगा ना एक्सट्रिंसिक पाथवे से। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर 10 एक्टिवेटेड है इसको हम इनहिबिट कर देंगे, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और उसके बाद फिर देखिए इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। इंफीरियर वेना केवा फिल्टर हम करेंगे इफ़ एंटी कोगुलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो अगर एंटी कोगुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो इंफीरियर वेना केवा का हम फिल्टर करेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है एंटी कोगुलेशन तो हम एंटी कोगुलेशन ही देंगे। और उसके बाद फिर टाइप की बात की गई कि कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए किससे किससे होता है, यानी ये तो देखिए फैट से होगा, एयर से होगा, थ्रम्बस से होगा, बैक्टीरिया, एमनियोटिक फ्लूइड, ट्यूमर, इन सारी चीज़ों से होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं इससे फैट बेड से। तो ये है एन एम्बोलस मूव्स लाइक ए फैट बेड। तो फैट बेड देखिए एफ से हो गया फैट, एयर, थ्रम्बस, बैक्टीरिया, एमनियोटिक फ्लूइड और ट्यूमर। तो अब हम फैट एम्बोलाई, एयर एम्बोलाई और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैट एम्बोलाई की। तो फैट एम्बोलाई एसोसिएटेड विद लॉन्ग बोन फ्रैक्चर एंड लाइपोसक्शन। तो फैट एम्बोलाई का फॉर्मेशन कब होता है, जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है, क्योंकि लॉन्ग बोन में क्या होता है, फैट होता है मेनली एडल्ट की कंडीशन में। तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलाई का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा लाइपोसेक्शन में भी। और ये यूजुअली अपीयर होता है 1 to 3 days आफ्टर फ्रैक्चर, यानी 1 से 3 दिन के बाद हमको फैट एम्बोलाई का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इसमें फीचर क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखिए क्लासिक ट्रायड। तो क्लासिक ट्रायड हमको देखने को मिलेगा, उसमें क्या, हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज और पेट्रिशियल रेसिस। तो ये तीनों हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है और ये हो रहा है कि फ्रैक्चर के 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ये सारी कंडीशन आ रही है, तो फ़ौरन हम फैट एम्बोलाई की तरफ सोच लेंगे, और वो भी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में मोस्टली। और उसके बाद फिर क्या है, एयर एम्बोलाई। तो देखिए एयर एम्बोलाई क्या होती है, नाइट्रोजन बबल्स प्रेसिपिटेट इन असेंडिंग डाइवर्स। तो असेंडिंग डाइवर्स में नाइट्रोजन बबल्स का जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हमको देखने को मिलता है सीजन डिसीज, यानी जिसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। तो इसमें जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं एयर एम्बोलाई। और ये एयर एम्बोलाई कब होता है, तो देखिए जब 100 ml से ज़्यादा एयर होती है तब एयर एम्बोलाई का फॉर्मेशन होता है।
और ट्रीट विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से इसको हम ट्रीट करते हैं। और कैन बी इट्रोजेनिक, तो ये देखिए एक कॉज हुआ और दूसरा कॉज ये है कि इट्रोजेनिक भी हो सकता है। और इट्रोजेनिक कैसे? सेकेंडरी टू इन्वेजिव प्रोसीजर, तो सेकेंडरी टू इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे हम सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट, तो जब हम आईवी देते हैं, सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें भी ये एयर एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब कॉज करेगा? जब ये मोर देन 100 ml एयर एम्बोलाई होगा तभी, इससे कम है तो ये प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है नॉर्मली। और उसके बाद फिर है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई क्या होता है? तो देखिए टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग लेबर और पोस्ट पार्टम, तो लेबर के दौरान या पोस्ट पार्टम ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई मोस्टली देखने को मिलता है। बट कैन बी ड्यू टू यूट्राइन ट्रामा, और यूट्राइन ट्रामा में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये आ जाता है फीमेल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में और वहाँ से जाके ये एम्बोलाई का फॉर्मेशन कर देता है, तो यही है। और कैन लीड टू डीआईसी, ये डीआईसी कॉज कर सकता है। और क्या बताएगा कि रेयर, ये रेयर है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई, ये रेयर होता है बट हाई मोर्टेलिटी, लेकिन मोर्टेलिटी इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, ये रेयर है और मोर्टेलिटी हाई है, ये बता दिया गया। तो हमने आज की इस वीडियो में बात किया पल्मोनरी एम्बोलाई की, और पल्मोनरी एम्बोलाई में हमने ये बात किया पूरा। और उसके अलावा हमने ट्रीटमेंट की बात की कि एंटीकोगुलेशन हम प्रेफर करेंगे और आईवीसी फिल्टर भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब। और टाइप्स की बात की तो फैट बेड से हम इसकी टाइप्स को याद रखेंगे। और फैट एम्बोलाई, एयर एम्बोलाई ये कॉमन है, इसको हम देख लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फैट एम्बोलाई है। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई ये कॉमन नहीं है, रेयर है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। और हम यहाँ पे बात किए थे लाइन्स ऑफ ज़ेन की, तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो एम्बोलाई का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ ये डेथ से पहले हुआ या डेथ के बाद हुआ। ठीक है, अगर प्रेजेंट है ये लाइन ऑफ ज़ेन तो यानी ये डेथ से पहले हुआ है, और अगर लाइन ऑफ ज़ेन एब्सेंट है तो ये एम्बोलाई का फॉर्मेशन डेथ के बाद हुआ। और टेस्ट ऑफ चॉइस की बात की तो यहाँ पे सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी ये टेस्ट ऑफ चॉइस है। और बाकी हमको ईसीटी में टेस्ट साइनस टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, और S1Q3 T3 एबनॉर्मलिटीज़ भी हमको देखने को मिल सकती है, जिसको हम यहाँ पे बता दिए।